हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हो आप सब बढ़िया, सब मस्त, चकाचक। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विथ अस, लेट्स क्रैक जे विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है, जबकि मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है माय डियर, क्यों आप हमसे कनेक्ट होंगे, क्या कनेक्ट होने के बेनिफिट्स हैं? तो देखो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप हमसे कनेक्ट होगे तो। देखिए, उनमें से कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं। सबसे पहला आता है आपका डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे लाइव कनेक्ट करती है। लाइव कनेक्ट में आपके मन में जैसा भी क्वेश्चन, जैसा भी डाउट होता है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। इसके अलावा जब हम लोग क्वेश्चन आंसर कराते हैं तो वहाँ पे लाइव पोलिंग चलती है आंसर्स में। लाइव पोलिंग का हमें ये फ़ायदा मिलता है, हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया। ठीक है, दूसरा फ़ायदा, जिन्होंने सही किया है उन्होंने इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में सही किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है यार। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली होता क्या है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसके लिए आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देना पड़ेगा या देना चाहिए। इन दोनों के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे लाइव टेस्ट और क्विज का मौका आपको हमारे साथ मिलता है। ठीक है, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सको, अपने आप को जज कर सको कि आपको अभी और कितना हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान क्या है? तो देखो, नॉर्मली आप जब क्लास में होते हो तो आप जब आपको एक डीपीपी मिलेगी, एक टॉपिक पढ़ाया, फिर उसमें डीपीपी मिलेगी, फिर उस डीपीपी के डाउट सॉल्व होंगे, फिर दूसरा टॉपिक आया, फिर उसकी डीपीपी मिली, एंड सो ऑन। एंड करते करते फिर आपका एक माइनर टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट से आप मेजर टेस्ट पे आते हो, और फिर आप जाके वो चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, इधर इधर भागेगा, तो आपका एक ट्रैक सही नहीं होगा। स्टडी करने के लिए हमेशा राइट ट्रैक होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन तभी होगा जब आपका एक प्लान होगा कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। इसलिए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सब में स्ट्रक्चर क्लोज प्लान है। चाहे कोई भी प्लान हो, उसका फ़ायदा आपके एग्ज़ाम्स के लिए होता है, आप उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हो अपना। नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। पहला अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा क्या है, क्या मतलब है? इन केस बेटा अगर आपसे कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो हम चाहते हैं क्या कि एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री 10 फैकल्टीज से पढ़ना है, फिजिक्स 20 से पढ़ना है, बायो 30 से पढ़ना है, मैथ 40 से पढ़ना है, जितने से तुम्हें पढ़ना है पढ़ो यार, हमारे यहाँ अनलिमिटेड फैकल्टीज़ हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अनलिमिटेड फैकल्टीज़ हैं। आप जाओ उनकी क्लास में बैठो, उनको इनरोल करो और उस क्लास को एंजॉय करो। तो सोचो n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। ठीक है, मैं अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो साल का करीबन लेके जाते होंगे 1.25 लाख अप्रॉक्स। ठीक है, वहीं पे हम आपसे कितना मांग रहे हैं? ओनली एंड ओनली सिर्फ 30,000। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो आपको हम 10% का और डिस्काउंट देते हैं। और 10% का डिस्काउंट आपको तब मिल पाएगा जब आप मेरा ये कोड यूज़ करोगे। मेरा कोड है बच्चे धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को माइंड में रखना। जब भी आप प्लस प्लान ले रहे हो तो इस कोड को जैसे ही आप यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा 27K। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और आपका 2 साल का प्लान है, या आप ड्रॉप आउट करने के प्लान में हो, मूड में हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट 2 साल का प्लान लो। ठीक है, 2 साल में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? तो आप देखो डिफरेंस कितने का है, सिर्फ ये अप्रॉक्स 5,400 का, मतलब नियरली 5,000 का। अब 5,000 के डिफरेंस में आप हमसे
12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट होते हो। सोचो 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5400 एक्स्ट्रा पे करके। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर ये अमाउंट मैं एक साथ नहीं पे करूँगा, तो हमारा बेटा नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, अब अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी जो EMI आ रही है वो आ रही है 1350। तो अब आप लॉजिक सोचो यार, 1350 पर मंथ में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो PCM, इसके अलावा n नंबर ऑफ फैकल्टी से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे सस्ता पैकेज नहीं हो सकता, इससे अफोर्डेबल, इससे इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे प्लीज़ इसको ज्वाइन करो और हमसे कनेक्ट हो और हमारे जितने भी बेनिफिट्स उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है माय डियर, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप जैसे सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। मैं हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो कराता हूँ। हमारी अलग PYQ सीरीज़ चलती है अनअकैडमी ऐप पे रोज़, उसमें अलग आप क्वेश्चंस करते हो, तो बहुत कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है यार। ठीक है, इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि आइसोमेरिज्म का आज पार्ट 8 है। ठीक है, अपन लोग पार्ट 8 की स्टडी करने जा रहे हैं और यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि आगे क्या की कहानी चल रही है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बिफोर दिस मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को ज्वाइन करो यार, और इस लिंक से ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ और वहाँ पे जो भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एटलीस्ट कम से कम पार्ट 6 और पार्ट 7 तो ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 6 और पार्ट 7 जो है वो आज जो हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं वो उसका कंटिन्यूस फॉर्म है। मैंने एनेंशियोमर पढ़ा, मैंने अभी आपको बेसिक बताया है कि POS क्या होती है, COS क्या होती है, कायल सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज़ क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्पीशीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में बात किया था हमने। ठीक है, आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है आज का। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि हर बार जेईई में इस पे क्वेश्चन आया है। हर बार जितनी बार भी तुम आप जेईई को उठाओगे तो आपको एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाता है। इवन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका फ़ायदा होगा। आप फ्यूचर में SN1, SN2, E1, E2 जो भी पढ़ोगे उसमें इस टॉपिक का फ़ायदा होगा। और टॉपिक का नाम है रेक्टस एंड सिंस्टर, इसको हम लोग RNS रूल बुलाते हैं। पहले तो ये रूल क्या है, कैसे काम करता है और क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि जब कोई वाइट लाइट होती है और इस वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करते हो, प्रिज्म से पास करने के बाद आप इसको एक सोल्यूशन से पास करते हो, ये बात मेरी याद हो तो मैंने रफली बता रहा हूँ। तो ये लाइट 2 डायरेक्शन में जाएगी, आइदर वो या तो क्लॉकवाइज जाएगी और आइदर या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। याद आ रही है मेरी बात? मैंने बताया था आपको। लेकिन समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन कितना % क्लॉकवाइज जाएगा, कितना % एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। उसके लिए हम लोग रेक्टर एंड सिंस्टर्स नाम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये हमको बताता है कि हाँ, इसकी चांसेस जो हैं ये क्लॉकवाइज के इतना % है और एंटी क्लॉकवाइज का इतना % है। ठीक है, ये रेक्टस एक ग्रीक वर्ड है बेटा, रेक्टस एक ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड होता है क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज मतलब अगर कोई सोल्यूशन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लोग बुलाते हैं रेक्टर, या इसको शॉर्टकट में हम R भी नाम देते हो। अगला आता है सिंस्टर। सिंस्टर एक का जो लैटिन वर्ड है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे होता है, आपको पता है। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, R और S लिखते हैं। R और S, जहाँ पे हम R लिखें तो हम मान के चलेंगे वो सोल्यूशन में जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज़ है वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज में जाएगा। या अगर वो सोल्यूशन का इसका आंसर S आ रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज भेजोगे। ठीक है, अब एक बात, सही तरीका तो ये है कि आप एक एक का एक्सपेरिमेंट करो और करो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सारे सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आप क्वेश्चन करते टाइम एक्सपेरिमेंट तो करके रटोगे नहीं कि हाँ मैंने ये किया था तो ये आया था, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको हेल्प करेगी
कि कैसे आर और एस को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मेरा बेसिक मोड समझ में आया। मेरा बेसिक मोड ये कहता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको अपन लोग क्लॉकवाइज घुमाएं या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उसकी स्टडी के लिए अपन को रेक्टस एंड सिंसर पढ़ना पड़ता है। अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको हम लोग रेक्टस बोलेंगे या आर बोलेंगे, अदरवाइज अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको एस बोलेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने रूल दिया है और एक रूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है CIP रूल, चैन इनगोल्ड प्रीलॉग्स रूल बुलाते हैं। ठीक है, तो आइए इसी रूल को पढ़ते हैं। इसको शॉर्टकट में अपन लोग CIP रूल बुलाते हैं। ठीक है, इसको कुछ बुक्स प्रियोरिटी रूल भी बोलती हैं। क्योंकि आपको आर एंड एस को जानने से पहले आपको प्रियोरिटी देने आनी चाहिए, तभी आप उसके रूल्स को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अब प्रियोरिटी कैसे सेट करते हैं, क्या प्रियोरिटी के रूल होते हैं, ये एक एक करके अपन लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रियोरिटी नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे प्रियोरिटी कुछ ऐसे ही है, assign the priority on the basis of their atomic number, on the basis of the atomic number, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रियोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आयोडीन है, मैंने कहा ब्रोमीन है, मैंने कहा क्लोरीन है और मैंने कहा फ्लोरीन है। ये 4 मेंबर हैं। तो आयोडीन की जो प्रियोरिटी है वो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए आयोडीन को अपन लोग, अगर मैं इन 4 को कंपेयर करता हूँ तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे, ये हमारा प्रियोरिटी है। ठीक है, याद रखना ये प्रियोरिटी तभी देखी जाती है जब कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। क्या लिखा, किसके रिस्पेक्ट में होता है? विथ रिस्पेक्ट ऑफ कायरल सेंटर। कायल सेंटर क्या है मैंने पीछे वीडियो बताया था। विद रिस्पेक्ट ऑफ कायल सेंटर क्या है अभी समझते हैं पहले, लेकिन ये प्रायोरिटी याद रखना, अगर एटॉमिक नंबर पे हमको बांटना पड़ जाए तो हम उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे इमेजिन करिएगा, यहाँ पे मैंने केस ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने F, यहाँ ले लिया मैंने Cl, यहाँ ले लिया Br और यहाँ ले लिया I। तो आइए पहले प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे आप? आयोडीन को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी उसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको, ये इसके रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं कायल सेंटर के रिस्पेक्ट में प्रायोरिटी देना। ठीक है, दूसरा होता है कि इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, देन फाइंड द एटॉमिक मास। ठीक है, या यूं कहूं कि जिसका एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ट्यूटोरियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो यार ये 1,3 है, ये 1,2 है और ये 1,1 है। अब तुम जानते हो यार, इस पर कुछ बोलना नहीं है कि इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा फ्री है। मतलब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ तो ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम, ये ट्यूटोरियम और ये फ्लोरीन है, और आपसे बोल रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं? फ्लोरीन को दूंगा, बिकॉज कायल सेंटर के रिस्पेक्ट में ये एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे दिया, तो पहले एटॉमिक नंबर देखना है फिर एटॉमिक मास देखना है। अब 2 नंबर पे इसको दिया, 3 पे इसको दिया, 4 पे इसको दिया, तो आपको प्रायोरिटी देने आई है। ठीक है, थर्ड होता है, कभी कभी आप एटॉमिक मास भी नहीं पहचानते हो तो एक कुछ रूल्स होते हैं कि भाई बॉन्ड पेयर की जो प्रायोरिटी है वो लोन पेयर से ज़्यादा है। बता रखिएगा, अगर कहीं जगह बॉन्ड पेयर है, एक जगह लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उस जगह अगर स्ट्रक्चर के अंदर ही खुद के अंदर R एंड S है तो R इज़ मोर प्रायोरिटी देन S। ये भी आपको बाद में समझ में आएगा, अभी आप पहले इसको लिख लो। ठीक है, फिफ्थ इज़ यार रियल एंड इमेजिनरी में रियल को अपन लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। क्या है, एक एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं। ठीक है, E एंड Z में E को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं Z से। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर मान लो E है, उसी स्ट्रक्चर में Z आ रहा है तो E एंड Z में E को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रियल इमेजिनरी क्या है, इसके डेप्थ में अभी घुसते हैं। ठीक है, अभी बस आप ये रूल लिखो। ठीक है, अब देखो
अब देखो, पहले तो रियल एंड इमेजिनरी का मतलब समझना, रियल एंड इमेजिनरी वाला मतलब समझना। देखो होता क्या है, मान लो कहीं C डबल बॉन्ड C लिखा है, या बॉन्ड से लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C लिखा हुआ है, तो ये अल्कीन है मान लो। तो आप क्या करते हो, जितने डबल बॉन्ड होते हैं उसको इमेजिनरी करके एक मिथाइल ग्रुप मानते हो। जैसे मान लो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इमेजिन करना ये बॉन्ड हटाया यहाँ से, तो जितना बॉन्ड हटाओगे उतने मिथाइल दोनों साइड लगाओगे। अभी आपने एक हटाया तो आप इसको ये लिखो बात एक ही है। तो हम फ्यूचर में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो मैं 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बेटा इसका रियल फॉर्म है, और ये इसका कौन सा फॉर्म है, इमेजिनरी फॉर्म है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा हो गई। इसके अलावा अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड में होता तो आप क्या कैसे लिखते, आप 2 बॉन्ड को तोड़ते, इसको सिंगल बॉन्ड में ले आते, तो एक बॉन्ड में एक मिथाइल, तो 2 बॉन्ड तोड़े हैं इसलिए 2 मिथाइल, बाकी वैलेंसी पूरी करते रहोगे आगे पीछे। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है, रियल फॉर्म है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, इमेजिनरी फॉर्म है। किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, तो आंसर है सर रियल वाले को। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ। उसी तरह अगर मान लो कहीं बेंजीन बनी है, तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप बेंजीन को कुछ ऐसे लिखो। अब सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ लगा देना। हर बॉन्ड को हटा के मिथाइल लगाते चले जाओ, हर बॉन्ड को हटा के मिथाइल लगाते चले जाओ, ठीक है। तो ये इसका कौन सा फॉर्म, रियल फॉर्म, ये इसका कौन सा फॉर्म, इमेजिनरी फॉर्म। तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे आप, रियल फॉर्म को। तो अगर ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए तो इसको प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट रूल होता है कि जैसे रिंग के पैटर्न की बात करते हैं, कभी आपको ये पैटर्न नज़र आएगा रिंग के अंदर, कभी आपको ये पैटर्न नज़र आएगा रिंग के अंदर, कभी आपको ये पैटर्न नज़र आएगा रिंग के अंदर, ठीक है। तो अब देखो रिपीटिशन चेक किया करो। रिपीटिशन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लोएस्ट रिंग है, छोटी रिंग है, तो ऑक्सीजन को रिपीटिशन ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको कम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अभी सीखते भी हैं, ठीक है। एक होता है प्रायोरिटी होता है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट कार्बन रूल प्रायोरिटी। मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा हुआ है, यहाँ लिखा है CH2OH और यहाँ लिखा है CHO, यहाँ लिखा है COOH, ज़्यादा OH हो गया क्या, ये ऐसे लिखा है चलो, और यहाँ लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C। अब हमसे बस इतना बोल रहा है भैया प्रायोरिटी दे दो, तो तरीका क्या है, तरीका सुनो। ये कायल सेंटर, अब इसके बगल में भी कार्बन, इसके यहाँ पे भी कार्बन, इसके यहाँ पे भी कार्बन, इसके यहाँ पे भी कार्बन। अब क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट कार्बन ग्रुप, मतलब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन से वैलेंसी पूरी कर रहा है और ये हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है, तो इस कार्बन के साथ जो लगे हैं उनको प्रायोरिटी दो। अब इस कार्बन से क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार है, डबल बॉन्ड है, तो याद रखो अगर डबल बॉन्ड होगा तो कितनी बार लिखोगे उसको, 2 बार लिखोगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। फिर से समझो भाई, डबल बॉन्ड था इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा, किसको, उसको जिससे वो कार्बन अटैच्ड है, नेक्स्ट एटम टू द कार्बन, ठीक है। तो 2 वैलेंसी ये, 1 वैलेंसी ये, बाकी इधर तो कार्बन है ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये किससे कनेक्टेड है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, या ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये दोनों रॉन्ग क्यों है, तो हमेशा हायर टू लोअर लिखा करो, हायर टू लोअर, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितनी बार में है, ट्रिपल बॉन्ड में है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिखोगे, 1 2 3। इधर इस पे आ जाओ भैया, इस पे आ जाओ। तो 2 बार यहाँ से है और 1 बार यहाँ से, इसलिए 2 बार ऑक्सीजन के लिए O और 1 बार इस वाले ऑक्सीजन के फिर से O। इसको बोलते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो आप नेक्स्ट कार्बन रूल प्रायोरिटी सेट करो। अब भैया देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होता है, इनकी रेस लगवा दो,
ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्बन। तो तुम बताओ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई? तो उस तीनों ऑक्सीजन की ज़्यादा हुई अभी इस कंपेयर में इस कार्बन के, मतलब मैं इस कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 4 देने वाला हूँ। ठीक है, अगली रेस पे आओ। अगली रेस में यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हार गया, ये इन दोनों से हार गया ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम लोग देंगे प्रायोरिटी नंबर 3। अब आ जाओ इस पे, इधर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। कौन रेस में जीता? तो ये जीता, मतलब सॉरी ये वाला। तो ये हमारा हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। आई मेरी बात समझ में? जिस कार्बन से जिसके जो उसके एनवायरमेंट लगे हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको लिखते चले जाओ, आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कहीं आप जहाँ पढ़ रहे हो आपको रटाया जाए कि नहीं भैया एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ऐसे आप रट नहीं सकते हो। मैं खेल जाऊँगा आपके साथ ऐसे रट लोगे तो। तरीका यही है कि आप जिसको चेक करना है वो देखो कि उसकी वैलेंसी किससे किससे सेटिस्फाई हो रही है, और अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार लिखना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमको 3 बार लिखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं प्रायोरिटी के ऑर्डर पे। चलो, बस आपको अभी इतना करना है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, फिर हम बाद में बात करेंगे आरएस के बारे में। ठीक है, अभी बस इतना मुझे बताओ प्रायोरिटी सेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखो, ये मेरा कायल सेंटर, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन। अब क्या करें, सब जगह कार्बन हो गए। तो अब क्या देखोगे, नेक्स्ट देखोगे, मतलब ये कार्बन किससे वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये 2 डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मुझे 2 बार लिखना चाहिए, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। इधर आ जाओ, ये कार्बन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। कितनी बार में? ट्रिपल बॉन्ड में तो कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम्स लिखोगे। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सी सी और सी लिखा। अच्छा, इस वाले के पास आ जाओ, इसके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, ओ ओ, और यहाँ आ जाएगा एन। ओके, अब बताओ, गेम खत्म हो गया, जीत गए। अब प्रायोरिटी सेट कर लोगे। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कौन जीतना चाहिए? ऑक्सीजन जीतना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन यूँ खत्म होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल। प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करने आना चाहिए। जब तक आप प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, और प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं, आओ। अब बताओ कहाँ तक तुम याद करोगे? रटने आ जाओ तुम, कहाँ तक याद करोगे? रट तो नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है, एकदम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन करो कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, क्या करें अब? तो आओ, सबसे पहले ये भी कार्बन से जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन 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 से। ये भी कार्बन 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 से है, और ये वाला भी कार्बन 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 से है, ये वाला कार्बन 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 से। गेम अब फंसोगे। अब क्या करोगे? अब देखो, ये बात तो फैक्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दो, दे दिया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। यहाँ पे एक्चुअली रेजोनेंस होगा, एरोमेटिसिटी होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कार्बन का रिपीटिशन खूब ज़्यादा होगा। तो इसलिए याद रखना, बेंजीन की जो प्रायोरिटी है वो साइन सी एच के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दें। अच्छा, ये देखो जरा, तो ये इसका इमेजिनरी फॉर्म है क्या इस वाले का? ये अगर इमेजिनरी बोलूँ तो ये उसका रियल फॉर्म, और अभी थोड़ी देर पहले देखा कि रियल जो है वो इमेजिनरी क्या करता है? डोमिनेट करता है। अब ज़रा प्रायोरिटी सेट कर पाओगे? तो हमें नंबरिंग दी थी यार, अगर मैं नंबरिंग दे दूँ एक बार दोबारा से, तो ये मेरी 1 थी, ये मेरी 2 थी, है ना। 3 किसको दे दें? 3 किसको दे दें? ये मेरी 3 हो जाएगी, और ये बेटा मेरी 4 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपने प्रायोरिटी को ऑर्डर में सेट किया और रखा,
तो आपका आंसर यूं आपके सामने आ गया। ठीक है, क्लियर कट है? एनी प्रॉब्लम? तो ये बातें याद रखिएगा। अब इन प्रायोरिटी को जानने के बाद अपन लोग RNS रूल को सीखते हैं कि RNS, जिसको रेक्टस एंड सिनिस्टर बुलाते हैं, ये कैसे इस प्रायोरिटी में फिट होके कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालना है सबसे पहले आपको RNS इन फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम। फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम में मुझे R और S को देखना है। ठीक है, तो आओ पहले तो यार ये बता दूं, ये फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम होते क्या हैं। ऐसा है कि कोई चीज़ को अगर आप 2D में लिखो और कोई चीज़ को आप 3D में लिखो तो थोड़ा सा अंतर होता है। ये असल में ये हमारे 3D फॉर्म है, इसको समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता है। ये तुम कह सकते हो ये क्रॉस लगा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन होता है और बाकी वैलेंसी वो पूरी करता रहता है। अब मैंने ये 2 काल सेंटर का फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल काल सेंटर के लिए पढ़ेंगे पहले। जैसे ये बना दिया और एक ये है, तो ये सेंटर देख रहे हो, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब देखो इसमें ये तुम्हारी तरफ आ रही हैं और ये तुमसे 4 तुमसे दूर जा रही हैं। ठीक है ना, आप चाहे इसको ऐसे देखो और अपनी तरफ से देखना तुम ऐसे देखो। तो अल्टीमेटली जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, आपको ऐसे लाइन दिखाई देगी, आप 2D को 3D फॉर्म में ले आ रहे हो, इसलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन बुलाते हो। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, तो पहले अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर 1 chiral सेंटर। एक कायल सेंटर के लिए अपन लोग फिशर प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सेट द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ठीक है, देन होल्ड द फोर्थ प्रायोरिटी and move along the direction of 1 to 2 and then 2 to 3। क्या बोला, फोर्थ प्रायोरिटी को आप होल्ड करो, और 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ मूव करो। ठीक है, क्लियर कट। एंड द फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी इन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी must be in the vertical line। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे इधर वाली लाइन में, इधर हो, इस तरफ हो। फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क नहीं है। मान लो ये 1, ये 2, ये 3। आपको क्या करना है, फोर्थ को होल्ड कर देना है। फोर्थ को होल्ड करना है। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसे जाएगी? अगर मैं बोलूँ 1 से 2, 2, 3 कैसे चल रहा है ये घड़ी? क्या क्लॉकवाइज दिख रही है क्या? घड़ी बना लें क्या पहले? हैं, ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, तो सॉरी 3 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, घड़ी बना रहे हैं। ओके, तो ये कैसे जा रही है? आर जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको आर दे देंगे। चाहे ये ऐसे हो और चाहे फोर्थ प्रायोरिटी ऐसे हो। फोर्थ को यहाँ दे दिया मैंने, 2 को यहाँ दे दिया, 3 को दे दिया, 1 यहाँ दे दिया। अभी कैसे जा रहा है? होल्ड करो फोर्थ प्रायोरिटी को अगर वो किस पे है, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, ओके। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा है भैया? घड़ी के अगेंस्ट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं क्वेश्चन।
मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और मैं इसके अरेंजमेंट के साथ खेल रहा हूँ और मैं आपको इसको आर और एस में बदलने की सिखा रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि आर में है या एस में है। तो आप क्या करोगे, नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2 आप इसको दोगे, नंबर 3 आप इसको दोगे और नंबर 4 आप इसको दोगे। दे दिया, चेक किया, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन में है कि नहीं, ठीक है, हाँ है। तो अब क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है। 4 को होल्ड करो, 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा है भाई, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा नेचर दिखाएगा, आर दिखाएगा, ठीक है, ओके। ये सोल्यूशन का जो ऐसा नेचर होगा वो क्या होगा, आर होगा। मतलब यूँ कहूँ कि ऐसे सोल्यूशन जब आपके पीपीएल में पास करेंगे तो राइट की तरफ जाएंगे या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, ओके। बट इफ द फोर्थ priority not in the vertical line, then apply सिंगल स्वाइप रूल। अब ये क्या है, सिंगल स्वाइप रूल, ये बहुत प्यारी चीज़ है यार, ठीक है। आओ दिखाते हैं क्या प्यारी चीज़ कैसे है। तो मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इस बार मैंने ऐसे कर दिया F Cl Br और I, ठीक है। अब आपको मैंने दिया कि प्रायोरिटी में सेट करो, तो आपने सेट किया सर नंबर 1, सर ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। आपने कहा सर ये जो फोर्थ प्रायोरिटी है ना सर, ये वर्टिकल में नहीं है सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो हमने कहा ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल में है तो उसको उठा के वर्टिकल में ले आओ। अब एक तरीका है मैं स्ट्रक्चर को चेंज करूँ, एक तरीका है मैं इनके नंबर्स को चेंज करूँ। और याद रखना, आप अगर स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो आप उसकी सिमेट्री से खेल जाओगे या आप एग्ज़ाम में और लॉन्ग टाइम लेके जाओगे। आप उसके स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट से चेंज मत करना, आप उसके पोजीशन को चेंज मत करना, आप सिर्फ नंबर को चेंज करना। आपका मतलब सिर्फ नंबर से होना चाहिए। मैंने क्या किया, फोर्थ वाले को उठा के कहाँ पे कर दिया, वन पे कर दिया और 1 वाले को उठा के कहाँ कर दिया, फोर्थ वाले पे कर दिया। आपकी मर्जी भाई, 4 को चाहे 1 पे करो, चाहे 4 को 3 पे करो, ओवरऑल उसे चाहिए अपने वर्टिकल लाइन पे ही, अभी वो हॉरिजॉन्टल पे है। आपने फोर्थ को सेट कर लिया, अब मूव करो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं। तो कैसे मूव हो रहा है यार, ये क्या क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को रिवर्स कर दो, दैट विल बी द राइट आंसर। सिंगल स्वाइप का मतलब आप एक पोजीशन को चेंज कर रहे हो, उसके बाद होल्ड करके उसको मूव करा रहे हो, जो भी आंसर आ रहा है आंसर विल बी रिवर्स्ड, वट एवर विल बी द आंसर, आंसर विल बी रिवर्स्ड। इसको बोलते हैं सिंगल स्वाइप रूल। एक स्वाइप करने पर वो आप ऐसा कर सकते हो। आपको लग रहा है, अगर शक हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी कर दूं भाई, देखो यहाँ आयोडीन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन था, आंसर वही आना चाहिए। मैंने इस बार, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरी थर्ड है, ये मेरी 4 है। इस बार मैं 4 को 3 कर रहा हूँ, 3 को 4 कर रहा हूँ। तो 4 को मैं यहाँ ले आता हूँ बेटा, 3 को यहाँ ले जाता हूँ। अब मूव कराओ 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहा है ये, कैसे जा रहा है, क्या अगेन ही आर जा रहा है, लेकिन आर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, एस होगा। तो अल्टीमेटली उस मेरे कहने का आपसे सेंस ये था कि उस हॉरिजॉन्टल में है तो उसको वर्टिकल में ले जाओ, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात। ट्राई करें क्वेश्चन, ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल टुच्चा क्वेश्चन एकदम, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के पे सेट करना है, बताओ किसको क्या प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। ये आर है या एस है ये भी बताना है आपने। तो आओ नंबरिंग कर लेते हैं। इस काल सेंटर से नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। मैं क्या करने वाला हूँ, 4 को बनाने वाला हूँ 3 और 3 को बनाने वाला हूँ 4, ठीक है। 4 को होल्ड करूँगा और मूव करूँगा 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। कैसे मूव हो रहा है, तो यार ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है।
लेकिन ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका रिवर्स फॉर्म होगा, मतलब आर फॉर्म होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया, यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, यहाँ पे OH दे दिया, और यहाँ पे लेट सपोज करना आयोडीन दे दिया, अपनी मर्जी का उठा लिया कुछ, और मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन को, सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को। देखो कैसे चेक कर रहा हूँ, खटक से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है, क्योंकि यहाँ से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। अब ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताया कि CCC होगा, ये CCH होगा। तो बेटा थर्ड प्रायोरिटी इधर वाले को, फोर्थ प्रायोरिटी इधर वाले को, मतलब इसका कुछ आंसर ये आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है। क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? आंसर इज़ नहीं। आप नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी जगह पड़ा रहे। अब बस आप होल्ड करिए 1 से 2, 2 से 3। तो कैसे जाएंगे बेटा, आप एस को जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टच करेंगे, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगी मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेवल को बढ़ाता हूँ और आपको बताना है कि आर है या एस है। ठीक है, मान लो मैंने एक सवाल ऐसा दिया और आपको बताना है कि ये आर है या एस है, वो कराना है। मैं तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करना, CIP रूल लगाना और यहाँ सटक से आंसर ले आना, ठीक है। तो आओ देखो, ऐसा है कि यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कहा था, रिपीटिशन चेक करो। ये कार्बन जिसकी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नो डाउट, फिर कार्बन 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 कार्बन, बहुत लंबी चेन चल रही है कार्बन 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 की। जबकि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन, ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे तो बहुत लंबा होगा, कार्बन 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 एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको रिपीटिशन कहाँ पे जल्दी मिल रहा है बेटा, कहाँ पे रिपीटिशन जल्दी मिल रहा है? तो आंसर इज यहाँ पे। तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, और इसके बाद क्या हो जाएगी, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी, ये मेरी फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी। बस अब आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। 4 को ये था, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। सिंगल स्वाइप रूल लगेगा? हाँ सर लगेगा। इसका मतलब मैं सर 4 को कर देता हूँ 2 और 2 को कर देता हूँ 4 को होल्ड करिए, 4 को होल्ड करिए, 4th को होल्ड करिए, मूव करिए 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ। आओ घूमते हैं मिलके। कैसे चल रही कहानी? तो ये क्लॉकवाइज की कहानी चल रही है, लेकिन होगा क्या आंसर फाइनली? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या आ गया? स्ट्रक्चर एस फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस चीज़ को जान के। ठीक है, उसी तर्ज पर बेटा अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसी आती है कि यार जस्ट इमेजिन करना कि मैंने ले लिया एक C ट्रिपल बॉन्ड CCH, यहाँ मैंने ले लिया बेंजीन, यहाँ मैंने ले लिया लेट सपोज करो CH3 का फॉर्म, और यहाँ लेट सपोज करो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आओ प्रायोरिटी रूल सेट कराओ मेरे साथ, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम और मिलके आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, पहले देखना किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी मैंने बताया कि बेंजीन और अल्काइन में बेंजीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद अल्काइन को। अब ये इसका रियल फॉर्म है और ये बेटा इसका इमेजिनरी फॉर्म है, तो आपने पढ़ा है रियल फॉर्म को इमेजिनरी फॉर्म ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो नंबर 3 यहाँ चला गया,
और यहाँ नंबर 4 चला गया। ओवरऑल इसका पैटर्न कुछ ऐसे आया, 2 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया और 3 यहाँ पे आया। आपने फोर्थ को पहले चेक किया, मूव कराना, सिंगल स्वाइप रूल लगाओगे? हाँ सर लगाना पड़ेगा। सर 4 को यहाँ किया, सर 1 को यहाँ किया, 4 को होल्ड किया, मूव किया 1 से 2, 2 से 3। कैसी कहानी चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज की चल रही है। उसको काट के लिख देना भैया, आपका आंसर आ रहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपका प्रायोरिटी कैसे सेट करते हो, किसके केस में? जब आपके पास सिंगल बॉन्ड की कहानी होती है। ठीक है, एक रूल और होता है, उस रूल का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ये फ़ायदा कैसे काम आता है। एक रूल होता है गोल्डन रूल फॉर आरएनएस। ठीक है, आप बस अभी इतना याद रखो इस रूल में कि चेंजेस बाय 90 डिग्री और 270 डिग्री और ऑड चेंजेस कॉमा changes the symmetry। अभी समझाते हैं एग्जांपल देके। वेयर एज चेंजेस बाय 180 डिग्री, 360 डिग्री और even changes does not changes the symmetry। ठीक है, क्या हिंदी भाषा में है कि भैया अगर आप ऑड चेंज कर दोगे तो सिमेट्री चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप इवन चेंज करोगे तो सिमेट्री चेंज नहीं होगी। फ़ायदा कैसे उठाऊंगा? तो देखो, इसका फ़ायदा ऐसे उठाऊंगा कि मान लो ये F, ये Cl, ये Br और ये I है, और किसी ने सवाल मुझे ये दे दिया, यहाँ उसने Cl किया, यहाँ उसने F किया, यहाँ Br किया और यहाँ उसने I किया। अभी बस आपको ये पूछ रहा है कि बताओ इसका R और S क्या होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर का। तो एक तरीका है कि मैं दोनों का RS निकालूं और एक तरीका है मैं एक का निकाल के दूसरा प्रिडिक्शन दूं। ठीक है, तो आओ, जैसे मान लेते हैं मैंने प्रायोरिटी सेट करनी है, ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये मेरी नंबर 2 प्रायोरिटी है, ये मेरी नंबर 3 है, ये नंबर मेरी 4 है ना। 4 अपनी जगह होल्ड की हुई है, मैं 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहा हूँ। तो देखो कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा तरीका है कि आप यहाँ निकालो इसका भी, लेकिन एक तरीका है कि इन स्ट्रक्चर को जरा देखो कि यहाँ से यहाँ जाते टाइम कितने चेंजेस आए हुए हैं। आयोडीन अपनी पोजीशन पे है, हाँ सर है। ब्रोमीन है अपनी पोजीशन पे, हाँ सर है। क्या बदला हुआ है? बदला है फ्लोरीन और क्लोरीन। मतलब उसने क्या किया है, स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्लोरीन दे दिया है और यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना चेंज आया होगा? एक चेंज आया होगा। और 1 इज अ ऑड नंबर, और ऑड नंबर प्रायोरिटी को, सिमेट्री को बदल देगी। मतलब अगर बेटा इसका आंसर अगर आपका S है ना, तो गारंटी है कि इसका आंसर आपका R आएगा। आप निकाल भी सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल लेना भाई, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट कर। तरीका है अप्लाई कर कि भैया अगर तेरे पास ऑड नंबर हैं, ऑड चेंजेस आए हैं तो प्रायोरिटी बदलेगी, इवन चेंजेस आए तो नहीं बदलेगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे आओ एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। COCl है, एक स्ट्रक्चर इसमें ये दे दिया, एक स्ट्रक्चर को उसने S दे दिया। मान लेते हैं ये दे दिया। सही तरीका है कि आप निकालो, लेकिन अगर आप बचना चाहते हो कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या चेंजेस आएंगे तो उसका ट्रिक देख लेते हैं। आओ देख लेते हैं। पहले तो इसको सेट कर लो, प्रायोरिटी सेट करो।
मैं फटाफट कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर अब सॉरी ये नंबर 1 है, आई एम सॉरी, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ठीक है, ओके। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। फोर्थ प्रायोरिटी अपनी जगह बैठी है, वर्टिकल लाइन पे सर है। ठीक है, आपने सर इसको 2 दिया था, सर आपने इसको 3 दिया था। मूव करो 1 से 2, 2 से 3। कैसे घूम जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या? जा रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, अब ये चेक करो कि इसका क्या हाल चाल है। तो देखो, एक तरीका है कि मैं चेक करूं और एक है कि मैं यहाँ से यहाँ चेंजेस पहुँच जाऊँ। तो इसमें कितने चेंजेस हुए होंगे? देखो, COH यहाँ पे था, अब COH यहाँ पे आया है। ठीक है, ओके, और OH यहाँ से यहाँ पे आया है। तो क्यों ना काम करें, पहले OH को यहाँ कर लेते हैं और COH को यहाँ कर देते हैं और COCl को पड़े रहने देते हैं। ये एक चेंज, एक इसको घुमाया मैंने OH और COL का, और फिर एक चेंज और किया जिसमें आपने OH को COH को यहाँ किया और COL को यहाँ किया। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, टोटल मिला के कितना चेंज आया? 2 चेंज आया। अब आप निकालोगे, अगर इसका आंसर मैंने S बताया है तो इसका आंसर भी S ही आएगा। ठीक है, ये बताना बस ये चाह रहा है कि इवन चेंज डज नॉट चेंजेस द प्रायोरिटी, डज नॉट चेंजेस द प्रायोरिटी, या प्रायोरिटी ना बोल के सिमेट्री बोलो, आई एम सॉरी यार, कोई नींद से आ रही है। डज नॉट चेंजेस द सिमेट्री। ठीक है, वो S का S ही रहेगा, R का R ही रहेगा, एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं कि अपन लोग ने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया और हमने प्रायोरिटी ऑर्डर S के फॉर्म में देखा है। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाएं आगे, कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे, आप इसको एंजॉय कर पा रहे होगे। ये सारी कहानी हमारी सिंगल कैरल सेंटर को लेके थी। अब अपन लोग बढ़ने जा रहे हैं डबल कैरल सेंटर की तरफ कि डबल कैरल सेंटर में प्रायोरिटी को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो R and S फॉर डबल कैरल सेंटर, मतलब जब एक से ज़्यादा कैरल सेंटर हो। तो आओ एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार। ये COH है, ये COH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। और आपसे बोल रहा है कि बेटा R और S बताओ। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है, आप इस पॉइंट को मान रहे हो, तो इस पॉइंट में मैं पहले ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये नंबर 1 पे होगा, या नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 4 पे होगा, नो डाउट। अब लड़ाई उठती है कि सर इसको क्या दें और इसको क्या दें। तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, COH लगा है। इमेजिन करना कि यहाँ 3 बार O आएगा, इस कार्बन से ये भी कार्बन है, यहाँ पे 1 बार O आएगा और 1 बार C आएगा, 1 बार H आएगा। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, जैसे ये लगा है, 1 बार O आएगा, 1 बार C आएगा, 1 बार H आएगा। जबकि इस सेंटर के रिस्पेक्ट में जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे जो C लगा है, इसके 3 O लगे हैं। तो बताओ थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए या सेकंड किसको देनी चाहिए? तो मैं इसको सेकंड देना पसंद करूँगा बेटा, और इसको थर्ड देना पसंद करूँगा। ठीक है, ठीक है, बात तो समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, अगर बात समझ में आ रही है तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना यार। 4 को उठा के क्या करना है, 3 कर देना है, और 3 वाले को कर देना है 4। 4 को होल्ड करना है और मूव करना है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। कैसे चल रहे हो भैया? कौन सी घड़ी घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज वाली घड़ी घूम रही है। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, है ना। तो फाइनली ऊपर वाले का आंसर क्या है? R है। ठीक है, थोड़ा सा मैसी हो रहा है यार, मुझे पता है, लेकिन तुम लोग अच्छे बच्चे हो, कर जाओगे। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नो डाउट, फोर्थ प्रायोरिटी इसको नो डाउट। अगेन जो ऊपर हुआ था वो नीचे होगा, मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको। फिर से वही बात, 4 को कर दो 2, 2 को कर दो 4, यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया 2। आओ मूव कराते हैं
फोर्थ प्रायोरिटी को सिंगल स्वाइप रूल लगाया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कैसे जा रहा है भैया? क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब आर, लेकिन आर तो हो नहीं सकता, मतलब हो जाएगा एस। तो अगर ऊपर वाला आर आ रहा है तो नीचे वाला क्या आएगा? एस आएगा। तो फाइनली ये हो गया एस, ये हो गया आर। तो एक दो कॉल सेंटर होते हैं तो उसको एक मान के दूसरे को अपने आप में इन्वायरमेंट मान लिया करो, कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और जैसे यहाँ ले लिया मैंने CL, यहाँ ले लिया CL, यहाँ ले लिया मैंने BR, यहाँ ले लिया मैंने BR, यहाँ ले लिया I, यहाँ ले लिया I। अब मुझसे बोल रहा है कि बताओ कि इनमें किसका प्रायोरिटी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको कार्बन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऑप्शन आपको एग्जाम में ऐसे देगा 1R, 2R, 1S, 2S, 1R, 2S, या 2S, 1R, 2R और 1S। ये 4 पॉसिबिलिटी देगा आपके साथ। ठीक है, आपको एक ऑप्शन में टिक करना है इसमें। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ए इसकी। तो यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे देखूँ, आयोडीन लगा है इसलिए नंबर 1 प्रायोरिटी इसको दे दी। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं यार। इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, बचा ही कुछ ऑप्शन नहीं था, इसको नंबर 4 दे दिया। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी अपनी जगह है, घुमा दो बस यार, 1 से 2, 2 से 3। कैसे घड़ी जा रही है भैया? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है क्या? तो एस हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आया एस। जरा आओ नीचे वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो आओ, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3 और ऊपर वाला आया 4। 4 अपनी जगह है, घुमाओ भैया, 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? तो ये भी हो जाएगा एस। तो ऊपर वाला भी एस, नीचे वाला भी एस, मतलब आंसर आ गया 1S, 2S, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, पहले इसका क्या आंसर था? 1R और 2S, और इसका था SS। देख पा रहे हो, लॉजिक समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, शॉर्ट बढ़ जाएं आगे। एक बात तुमने ध्यान दी क्या? एक बात तुम्हें ध्यान देने वाली थी, शायद दी कि नहीं मुझे नहीं पता, आओ दिखाते हैं। एक मज़े की बात देखना, पीछे वाले कंसेप्ट से एकदम वही सेम क्वेश्चन है। मैं आपको बस कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में वो आंसर पहले आ चुके थे, लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, एक तरीका अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो यहाँ आपको सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है। क्या ऑब्जर्व हो रही है? सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है। रूल ये कह रहा है कि यहाँ पे देख बेटा, इसका आंसर आर आया है। सही बताऊं तो तुम्हें नीचे वाले को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, उसका आंसर गारंटी ऐसा आने वाला था। समय बचता कि नहीं बचता? तुम 2 बार निकालने से बचते। अच्छा, कैसे गारंटी लिया? तो कंक्लूजन ये है कि अगर सिमेट्री होगी, क्या होगी बेटा? अगर सिमेट्री होगी तो एक अगर आर रहेगा तो उसकी सिमेट्री वाला क्या रहेगा? एस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो कि यार ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है और अपोजिट कंसेप्ट काम कर रहा है। अच्छा, पीछे वाले में ऊपर वाले का क्या आया था? एस आया था। अगर गारंटी है कि यहाँ वाला एस आया था तो ये भी अपने आप एस ही आएगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, अल्टरनेट अपोजिट पे बैठे हैं। ठीक है, टाइम बचता कि नहीं बचता? टाइम बचता कि नहीं बचता? जस्ट बिकॉज ऑफ आपको चेक ये करना था, ये अपोजिट में, एक अपोजिट में, एक का निकाला, दूसरे का निकालने की जरूरत ही नहीं, अपने आप वही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन करने के बाद एक्सपीरियंस आने का कंसेप्ट है। ड्यूरिंग द आप एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें सीखोगे कि बंदा क्या बकवास कर रहा है, क्या खेल रहा है, ऐसे तो आपको प्रैक्टिस लगती चली जाएगी। मोर द प्रैक्टिस मोर द रिजल्ट, इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, आई होप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इस रेफरल कोड का यूज़ करके प्लीज़ प्लस कोर्स को ज्वाइन करो गाइज। ये रेफरल कोड जरूर याद रखना, और मुझसे कनेक्ट भी होते रहो यार।
चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ बोल दो यार। चलो NH2 कर दिया। आओ आपको बताना है R और S, जैसे 1S 2S, ठीक है, 1R 2R 1S 2R और 1R 2S, ये 4 ऑप्शन में से एक ही होगा। अब मैं इस बार 1 और 2 नहीं दूंगा। अब तुम खेलोगे 1 और 2 तो तुम क्या करते हो, ऊपर से इसको 1 मान लेते हो, इसको 2 मान लेते हो। देखो IUPAC थोड़ी आती है क्या? IUPAC कभी सीखी हो? IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड को लोएस्ट नंबर देते हैं। देखो ये IUPAC चलती है। असल में मेरा क्वेश्चन ही 1 और 2 की जगह 2 3 होना चाहिए यार। 2 3 होना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन चाहिए सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सर ये 3 हो गया, सर ये 4 हो गया। IUPAC के अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्शन लिया, लोअर सबसे लोएस्ट नंबर COH को दिया। तो अब एक आ गया आपका 2 और एक हो गया आपका 3। अब निकालो क्वेश्चन को। तो एग्जाम में ये सब नंबरिंग नहीं करके देगा, वो ऐसे देगा 2S 3S 2R 3R एंड सो ऑन। ये तुम्हें दिमाग लगाना है कि क्या रखा जाए और क्या नहीं रखा जाए, ये तुम्हारा दिमाग होगा, उसमें उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आओ अब खेलते हैं गेम। सबसे पहले ऊपर वाले को, सबसे पहले चलो 3 वाले नंबर को, ठीक है। 3 वाले को नंबर देने हैं और मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है। तो नंबर 1 तो देखो मैं इसको दूंगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लगा है। अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अब मजा आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। हटाओ भैया, पहले 4th प्रायोरिटी देके इसको शांत करो, ठीक है। अच्छा पहले इसको हटा देने तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ये IUPAC नंबरिंग थी, ठीक है। हाँ अब बात उठती है कि अच्छा ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 3 नहीं भाई। ये कार्बन को तुम A मान लो, ये कार्बन को तुम B मान लो। एक मैं इस टाइम A की बात कर रहा हूँ। अब बात उठती है कि 2 किसको दें और 3 किसको दें। बहुत ध्यान सुनना, इस A के रिस्पेक्ट में एक जगह लगा है CHO और CHO में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और यहाँ लगा है कार्बन के साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन। भाई इसके बगल में भी कार्बन, A के बगल में भी यहाँ कार्बन, A के बगल में यहाँ पे भी कार्बन। जो ये वाला कार्बन जिसको हम एल्डिहाइड बोल रहे हो वो OOH होगा, मान लोगे बात को। लेकिन यहाँ वाला कार्बन जो है वो है फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। तो हायर प्रायोरिटी किसकी हुई बता, ऑक्सीजन की हुई या फ्लोरीन की हुई? बुद्धि लगा। आंसर इज फ्लोरीन की हुई। पक्का वाला आया समझ में? तो सर जी ये नंबर तेरा हुआ 2 और ये नंबर हुआ तेरा 3, ठीक है। अब चेक कर लो भाई 4th प्रायोरिटी कहाँ पे है, अपनी जगह है कि नहीं है, सेट है कि नहीं। हाँ भैया रखी है सर, बस घुमवा दो 1 से 2 2 3। भैया 1 से 2 तो कैसे जा रहा है, क्या क्लॉकवाइज जा रहा है? तो ये हो जाएगा R, मतलब यहाँ आया R और इसका फाइनली इसका आंसर आया R, ठीक है। सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन नंबर B वाले की, नीचे वाले की, है ना। तो नंबरिंग करने के तौर पे जाएं तो देखो इसको नंबर 1 दूंगा क्योंकि फ्लोरीन है, नो डाउट। इसको नाइट्रोजन है, नो डाउट, नंबर 2 दे दूंगा। अब बुद्धि लगा, नीचे वाले को मैं दूंगा 3, ऊपर वाले को दूंगा 4। अब बोलो ये क्या किया? तो देखो इसमें C के साथ फिर वही बात O होता, इसके साथ OCC होता। यही दिमाग लगाना है आपको। A वाले B वाले के रिस्पेक्ट में A वाला OCC कहलाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो O होगा, इसमें तो बोलना ही नहीं है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को NH2 से प्रायोरिटी ज़्यादा में NH2 को क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे इस कायल सेंटर से नाइट्रोजन अटैच्ड है, इस कायल सेंटर से कार्बन अटैच्ड है। भाई ऑक्सीजन तो कार्बन से अटैच्ड है ना, डायरेक्टली ऑक्सीजन तो नहीं अटैच्ड है ना, कार्बन से अटैच्ड है ना ऑक्सीजन। यार बात समझ आ रही है? अब नाइट्रोजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा? नाइट्रोजन का ज़्यादा है।
सेकंड, इसको फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, बस अपनी जगह है। हाँ सर ये है, घुमवा दो बस सर, 1 से 2, 2 3 कैसे जा रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो गया एस। अब मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग आया आपका आंसर 2S 3R। कोई ऑप्शन में है? हाँ सर ये ऑप्शन में है। ओके, इसको बोलते हैं डबल कैरल सेंटर के अंदर प्रियोरिटी को देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना, अपनी मर्जी का क्वेश्चन है यार। ठीक है, ओके, नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ऑप्शन आपको टिक करना है 2S 3S, 2R 3R, 2S 3R एंड 2R 3S। इन चार में से आपको किसी एक में प्रायोरिटी को सेट करना होगा। ठीक है, माइंड लगाइएगा, दिमाग चलाइएगा, अब प्रायोरिटी को सेट करिएगा। ठीक है, आपका आंसर सटक से आएगा। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कोई x है, इस x क्वेश्चन नंबर का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और इसी प्रायोरिटी को अपन लोग बोलते हैं RNS प्रायोरिटी इन सॉलिड एंड वेज प्रोजेक्शन डायग्राम। ठीक है, बाकी माय डियर क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो अच्छी अच्छी बुक से, आपका आंसर आता चला जाएगा। बुक्स के नाम पे अगर आप मैं कहूँ पर्सनली तो MS चौहान को यूज़ करो, नरेन आप हिमांशु पांडे को यूज़ करो, इन दोनों अच्छी ऑर्गेनिक की किताबें हैं, आपके क्वेश्चन उससे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आएगा, टॉपिक का नाम होगा R&S इन फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन डायग्राम। ठीक है, पहले तो फ्लाइंग वेज क्या होती है, तो उसको बोलते हैं उड़ती चिड़िया हिंदी भाषा में, बट रियलिटी फैक्ट ये कुछ ऐसी है। यहाँ पे दो तरह की लाइन, तीन तरह की लाइन दिखाई देंगी। एक डार्क लाइन होती है, ये हमेशा मैंने पहले बताया है, फिर बता दे रहा हूँ, ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर होती है। कहाँ होती है? टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब हमारा बंदा यहाँ खड़ा रहेगा, उसकी आंखें कुछ ऐसे यहाँ देख रही होंगी, ये उसकी आंखें हैं। ओके, ये इसको तीर मार रहे होंगे उसके, ये उसको जाते हुए दिखाई देगी, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये जो दो लाइन दिखती हैं, ये इन द प्लेन होती हैं। आओ एक क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूं। जैसे ये है, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या? ये अगर तुम मेरे कैमरे में, तुम मेरे ऑब्जर्वर हो, तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारी तरफ क्या आ रही है? ग्रीन आ रही है। तुमसे दूर क्या जा रही है? वाइट जा रही है, जो कि प्लेन, प्लेन मतलब ये जहाँ पे मेरे हाथ पे दोनों रखे हुए हैं, तो ब्लू वाली और पर्पल है, ये देखो ब्लू और पर्पल है, ये प्लेन में है, और ग्रीन और वाइट अवे और ऑब्जर्वर है। तो ग्रीन वाली क्या है? टूवर्ड द ऑब्जर्वर। वाइट वाली क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये दोनों किस में है? प्लेन में है। इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन डायग्राम। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर प्रायोरिटी रूल कैसे सेट करते हैं? ठीक है, तो आइए रूल्स फॉर फ्लाइंग वेज। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, मेरा गला सूख रहा है यार, सॉरी। ठीक है,
हाँ गाइस, सॉरी यार, थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, बट बहुत तेज प्यास लग रही थी। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन की। रूल्स क्या है? तो देखिए, रूल ये कहता है कि सेट द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ठीक है। और फिर लिखा होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी एट डैश लाइन। डैश लाइन बोले तो ये वाली लाइन, डैश 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 जहां बना होगा ना, ठीक है। एंड देन होल्ड द, वही सेम है, होल्ड द फोर्थ एंड मूव फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 से 3, ठीक है। और इफ नॉट सो, मतलब इफ द फोर्थ प्रायोरिटी is not in the dash line, then apply single swipe rule। सिंगल स्वाइप रूल कहने का बहुत सिंपल सेंस है। एक सवाल उठा लेते हैं यूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कुछ ऐसे मेंबर, एक पे ले लिया फ्लोरीन, एक पे ले लिया क्लोरीन, एक पे ले लिया ब्रोमीन और एक पे ले लिया आयोडीन। अब मुझे इनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दिया, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दिया, थर्ड प्रायोरिटी इसको, एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी देखो, क्या आपने डैश लाइन पे है? तो हाँ सर है। अगर फोर्थ डैश पे है, तो इसको होल्ड करो, मूव करो 1 से 2, 2 से 3। कैसे मूव कर रहे हो बेटा? कैसे मूव कर रहे हो? 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रही है घड़ी? देखो ऐसे जा रही है क्या? ऐसे जा रहे हैं क्या हम लोग? क्या ये क्लॉकवाइज है? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस, मतलब आर, तो इसका आंसर आर आ जाएगा। और अगर नहीं है, मतलब कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे आयोडीन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट सपोज करो ब्रोमीन कर दे रहा हूँ, यहाँ क्लोरीन कर दे रहा हूँ, यहाँ फ्लोरीन कर दे रहा हूँ, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, एंड फोर्थ प्रायोरिटी ये। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ नहीं है? तो डैश पे नहीं है भैया, होनी चाहिए थी डैश पे। तो एक काम करो, 2 वाले को उठा के बनाओ 4 और 4 वाले को बनाओ 2। हमेशा सिखाता हूँ कि नंबर को छेड़ा करो, एटम की पोजीशन को नहीं छेड़ो, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। अब देखो भैया, अब देखो, अगर मान लो ये आ गया, तो अब क्या करें? फोर्थ प्रायोरिटी आ गई, फोर्थ को होल्ड किया, मूव करो 1 से 2, 2 से 3, मूव करो 1 से 2, 2 से 3। ये आया ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है। कौन सी घड़ी होगी? आर वाली घड़ी होगी क्या? लेकिन ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? एस। तो ओवरऑल फाइनल इसका आंसर आया एस, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रखनी है? डैश पे रखनी है। नहीं रखी है तो उसको ले आओ और आंसर जो भी आए इसको पलट दो, खत्म। इसको बोलते हैं अपन लोग फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। भाई इसके और एग्जाम्पल दे सकता हूँ बाकी मैं तुम्हें, कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, बाकी दिमाग तुम्हारा चलेगा यार, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मान लो ये दे दिया किसी ने, आओ, बोला आओ मेरे साथ प्रायोरिटी खेलो, मुझे बताओ कि कैसे आर और कैसे एस में बदला जाए, ठीक है। ओके, चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर इसको नो डाउट,
ठीक है, सेकंड नंबर इसको नो डाउट। थर्ड और फोर्थ में ये भी सी 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 है और ये भी सी 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 है, लेकिन ये इमेजिनरी फॉर्म और ये इसका रियल फॉर्म। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है यार? रियल की इमेजिनरी से ज़्यादा होती है। तो भैया थर्ड किसको दे दें? इस वाले को थर्ड दे दें और इस वाले को फोर्थ दे दें। ठीक है, अब हो क्या रहा है? फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आके बैठ गया? सॉलिड पे। कहाँ होना चाहिए? डैश पे। तो फोर्थ को उठा के किया फर्स्ट, यहाँ लिखा फोर्थ और यहाँ लिखा फर्स्ट। मूव कराओ यार, 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज वाला तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया आर। ठीक है, लगाई बुद्धि, लगाया दिमाग, तुम्हारे हाथ में था क्वेश्चन। आओ और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन का तो कोई अंत ही नहीं है यार मेरे पास। आपसे बोला है प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको सेट करो। टेक योर टाइम, बुद्धि लगाओ, क्वेश्चन के साथ खेलो। ठीक, ये तो फैक्ट है कि ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, बाकी कुछ सोचते हैं। अब देखो इधर देखो, पहले देखो ये हायर तो ये लोअर और ये हायर तो ये लोअर। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? हायर हायर सेम साइड, तो z हुआ क्या? अच्छा, इधर ये हायर ये लोअर, ये हायर तो ये लोअर। थोड़ी देर के लिए तो ये अपोजिट साइड क्या हुआ? ई हुआ क्या? अच्छा, ई और जेड में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको होगी? ठीक है, ई और जेड में ई ज़्यादा प्रेफर होगा जेड से। ठीक है ना? तो नंबर थर्ड इसको दे दी और नंबर फोर्थ इसको दे दिया। अब क्वेश्चन खत्म। अब इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ बस। ये फोर्थ हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। प्रायोरिटी में सेट कर दो बच्चे इसको। प्रायोरिटी में सेट करते हैं तो पहले तो डैश वाले को वेज पे ले आए। ये 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर इसका आर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का आंसर आ जाएगा आर। क्लियर कट? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं प्रायोरिटी इसको सेट करना इन केस ऑफ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन या सॉलिड वेज प्रोजेक्शन। ठीक, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला आएगा RNS इन अलीन्स। अलीन्स के अंदर RNS कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा ये मस्त तरीका है, मेरा अपना तरीका है ये। मान लो ये बस अलीन्स खड़ी है, यहाँ मैंने Cl ले लिया, यहाँ भी R ले लिया, और लेट सपोज करना यहाँ पे मैंने F ले लिया और यहाँ पे मैंने I ले लिया। देखो ये एक इमेजिनेशन फॉर्म है और कुछ नहीं, रूल है। रूल ये कहता है कि अपना एक बंदा ले लो। ये मेरा एक बंदा है, ठीक है, चुरकी सा बना हुआ है, ऐसा कुछ बंदा है। ठीक है, इसकी नाक वाक लगा दो। ओके, इस बंदे के 2 हाथ, एक हाथ इसका देखा जाए तो ये इसका राइट हैंड होगा और ये उस बंदे का क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा ना? यहाँ उसकी उंगलियां बना दो। अब सुनो, ट्रिक सुनना। ट्रिक ये कहता है कि भाई तुम्हारे जिस तरफ सॉलिड एंड वेज हो उसी तरफ बंदा खड़ा करो। किया, ये उसके राइट हैंड पे है, तो इधर इसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये राइट हैंड हो जाएगा। और ये इसका कौन सा हो जाएगा? ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये बंदा अपनी आंखों से इसको ऊपर से देखेगा तो ये ऊपर लगाया, और ये बंदा अपनी आंखों से इसको नीचे से देखेगा तो उसको नीचे लगाया। ठीक है, अब आपने प्रायोरिटी को सेट कर दिया और आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने डार्क वाले और राइट पे खड़ा किया,
इसके फेस पे खड़ा किया ऐसे, राइट वाले पे राइट, लेफ्ट वाले पे लेफ्ट, ऊपर जो देख रहा है बंदा ऊपर को देखेगा और नीचे वाला नीचे को देखेगा। भाई इसको देखने उसको आंखें नीचे करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? तो बस सेट हो गई प्योरिटी। अब इसके बाद तो प्योरिटी सेट करनी है और आपका आंसर आ जाना है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि भाई यहाँ ले लेते हैं। जब आपने इसको देखा तो F और I में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? आयोडीन की थी, इसकी बिट सेकेंड, और इधर ब्रोमीन क्या हो जाएगी? थर्ड, इसकी क्या हो जाएगी? फोर्थ, एंड सो अब खेल लो, ओके। तो ये एक ट्रिक है, ऑल्दो ये मेरे ख्याल से आपके कोर्स में है भी नहीं कि मुझे मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ना हो। मान लो ये आ जाए, अब एक तरफ डार्क कर दें, यहाँ डार्क कर देते हैं, यहाँ डैश कर देते हैं, ये डार्क लाइन है। अब अपना बंदा कहाँ खड़ा करोगे? यहाँ पे, ठीक है, ओके, खड़ा है, ओके। ये बंदे के हाथ निकाल दो, ये बंदे का राइट हैंड, ये बंदे का लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में कौन है? F है, लेफ्ट हैंड में कौन है? Br है। ये ऊपर किसको ताड़ेगा? इसको ताड़ेगा, और ये नीचे से किसको देखेगा? इसको देखेगा। अब यहाँ से प्रायोरिटी सेट कर दो, ठीक है, कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा। तो ये होता है RNS इन एलीन्स, ठीक है। अगला आएगा RNS इन बाइफिनाइल्स। RNS इन बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स का मतलब कुछ ऐसा, ये ले लिया, ठीक है। मान लेना मैंने यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया और यहाँ पे डार्क पे Cl लगा दिया। अब सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ पे अपना बंदा खड़ा करो, ठीक है, ये बंदे का राइट हैंड, ये बंदे का लेफ्ट हैंड। राइट में कौन दिख रहा है? इधर वाला NO2। लेफ्ट में कौन दिख रहा है? Cl। तुरंत तुरंत इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो। ये बंदे की आंखें ऊपर देखेंगी मतलब Cl, और ये इसकी आंखें नीचे देखेंगी नंबर NO2। इसको नंबर तुरंत 3 दो और इसको तुरंत नंबर 4 दो, ठीक है। अपनी जगह है, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे S। अब बोलोगे सर ये सिमेट्री है, तो यहाँ इसको इमेजिनेशन में ऐसे देखा जाता है, हमने ऐसे कंसिडर किया हुआ है इसको, ठीक है, ओके। आओ और एक और दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लो CH3 और ये डार्क पे ले लो Br। किधर से बंदा खड़ा करे? इधर से खड़ा करे। ये खड़ा किया बंदा अपना, ठीक है, ये इस बंदे का राइट हैंड, ये बंदे का लेफ्ट हैंड। राइट पे कौन खड़ा है? CH3, लेफ्ट पे कौन खड़ा है? Br। नंबर 1 इसको दिया, नंबर 2 इसको दिया, ठीक है। ऊपर देखेगा तो ये OCH3, ठीक है। नीचे देखेगा तो ये इस कार्बन से देखेगा O, इधर CH3, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो OCH2 CH3। अब ये नंबर 3, ये नंबर 4, ऊपर है 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूमेगा? R घूमेगा, सॉरी ये S घूमेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। ऑल्दो ये सब चीज़ थोड़ा मे भी तुम्हारे में नहीं आए, हो सकता है आए। तो ये अपन लोग ने सीखा RNS कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात तो जानने के बाद अगला हमको पढ़ना होगा कि RNS अपन लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन या सॉहर्स प्रोजेक्शन में कैसे देखते हैं, ठीक है।
बट सॉहर्स को, न्यूमैन को देखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको इंटर कन्वर्टिबिलिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इंटर कन्वर्टिबिलिटी। इस इंटर कन्वर्टिबिलिटी के बाद ही आप आरएनएस पता कर पाओगे। तो आओ देखते हैं। पहला इंटर कन्वर्टिबिलिटी होगा, आप पढ़ लो फिशर से फिशर टू सॉहर्स। आप पढ़ लो फिशर टू सॉहर्स। फिशर से प्रोजेक्शन से कहाँ जाना है हमको? सॉहर्स पे जाना है। तो आओ मान लेते हैं कि मेरा फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम में यहाँ पे था, या सॉहर से फिशर वादे की है, सॉहर से फिशर वादे की है, क्योंकि इंटर कन्वर्टिबिलिटी मतलब दोनों बराबर हो गया। बहुत ध्यान देखना, मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि यार ये बस एक देखने का नज़रिया है साइंटिस्टों का, वो तुम्हें देख के परेशान करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है? वो देख के तुम्हें परेशान करवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हर साइंटिस्ट ने अपने एंगल से देखा है। देखो मेरी बात ध्यान समझो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना कि ये कुछ ऐसे था। मेरी ये बॉल रेड बॉल थी ऊपर वाली, इमेजिन करना इसके इस तरफ ग्रीन बॉल दिख रहा, ब्लू बॉल दिख रही है, इसके इस तरफ ऑरेंज बॉल दिख रही है, इसके ऊपर इधर ग्रीन बॉल दिख रही है, इधर आपको दिख नहीं रही है कि मुझे नहीं पता, पर्पल बॉल इधर है और इधर आपकी वाइट बॉल है। अब कोई चीज़ अगर ऐसी है और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, देखो मैं इसको सीधा कर दूँ, ये लो सीधा कर दिया, क्या चेंज हुआ? कोई साइंटिस्ट को ऐसे करके देख रहा है, कोई साइंटिस्ट को ऐसे करके देख रहा है, बात वही है। ने देखने का अपना नज़रिया है। टूल है तो आपके सामने है भाई, टूल में अभी आपको ये ऐसे दिख रहा है, मैंने कहा ये टूल है ऐसे, इसको उठा के ऐसे सीधा खड़ा कर दो, ऐसे खड़ा कर दो। पहले ऐसे था, इसको उठा के ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब रेड वाला ऊपर दिख रहा है, ये दो रेड कहाँ से आ गए भाई? ये ग्रीन है ना, ठीक है? ये रेड वाला ऊपर दिख रहा है, ये ग्रीन वाला नीचे दिख रहा है, ठीक है? ओके, बस मैंने इसको उठाया ऐसे और इसको ऐसे कर दिया। इधर आपको ऑरेंज दिख रहा है, इधर आपको ब्लू दिख रहा है, इधर आपको व्हाइट दिख रहा है, इधर आपको पर्पल दिख रहा है। खत्म, कुछ नहीं करना था। इस चीज़ को ऐसे करके ऐसे ले आओ। कोई चीज़ अगर ऐसे थी तो ऐसे आ गई, आप अपने एंगल्स देखो, ऐसे थी तो ऐसे आ गई, कुछ नहीं किया मैंने। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका एक तरीका होता है, एग्जाम में तो टूल नहीं होगा, एग्जाम में तरीका है कि वाई बनना चाहिए। वाई देखो, ये वाई बना हुआ है क्या? उल्टा वाई बना हुआ है दो, एक वाई ऐसे बना है और एक वाई ऐसे बना है, दोनों का मतलब ऐसे पैटर्न होना चाहिए। अगर ये है तो उठा के बस उठा के सीधे कर देना है। इस मतलब ओ की जगह ऑरेंज की जगह ऑरेंज, वाइट की जगह वाइट, ब्लू की जगह इधर ब्लू और पर्पल की जगह पर्पल, बाकी रेड और ग्रीन। इवन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सवाल ऐसे होता, ये बना नहीं हुआ होता। अब इमेजिन करना कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पहले वाई बनाना पड़ेगा। आप चाहे वाई सीधा बनाओ, चाहे वाई उल्टा बनाओ, तुम्हारी हेडेक है वो, कोई फ़र्क नहीं। मतलब जैसे ये वाई बना हुआ है ना, अब इसको पलटो, इसको कुछ इस फ्रेम में ले आओ, इसको कुछ इस फ्रेम में ले आओ। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा बेटा। आगे एक फ्रेम में, बस इधर देखो, इसको तो आपने छेड़ा नहीं फ्रंट वाले को, ये ए है, ये बी है, ये सी है। डी वाला इधर चला गया ऊपर, एफ वाला इधर आ गया और ई वाला इधर आ गया। अगर आप इमेजिनेशन कर पाओगे तो मैंने और कुछ नहीं था, ये ऐसे था, ये असल में ऐसे था जो आपको दिख रहा है, ठीक है? मैंने और कुछ नहीं किया, ये अपोजिट थे, मैंने इसको उठा के ऑरेंज वाले को, रेड वाला इधर था, यू ऐसे कर दिया, 180 का रोटेशन दिखा दिया, पूरा 180 का रोटेशन दिखा दिया यूं करके, कंप्लीट 180 रोटेशन। क्योंकि मैंने क्या कहा था, 180 के रोटेशन से सिमेट्री चेंज नहीं होगी, ठीक है? ये ऐसे था, ये उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है? तो अब ये वाई बन चुका है क्या?
हाँ सर बन चुका है, अब इसको उठा के बस सीधा करना है। सीधा करना है मतलब ए और डी आगे ले लिया, ऊपर वाले को डी ले लो, नीचे वाले को ले लो, भाई मर्जी। इस डी के इधर ई लगा है, इधर एफ लगा है, इधर इसके बी लगा है और इधर इसके सी लगा है। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया ए ई। अब मेरे पास डायरेक्ट ट्रिक भी है, मैं डायरेक्टली भी पहुंच सकता हूं, डायरेक्टली भी पहुंच सकता हूं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका ट्रिक क्या है, ऊपर वालों को ऐसे लिख लो, पहले ये अपोजिट वालों को लिख लिया, ये ए लिख लिया, इसको डी लिख लिया, लिख लिया। अब एक बात देखो, जो तुम्हें ई यहां पे दिख रहा है, इस ई के सामने क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन यहां पे देखो वो अपोजिट में आ रहा है क्या, नीचे आ रहा है क्या, ये नीचे आ रहा है क्या, हाँ, तो ये ई लिया, इसके अपोजिट में यहाँ पे आपने बी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये एफ इधर से आ रहा है, एफ का अपोजिट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं मतलब आपको सवाल ऐसे दे दूंगा तो घबराओगे तो नहीं ना यार। जैसे इधर दे दिया मैंने, मान लेते हैं एक सवाल, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे कोई नंबर दे दिया सी ओ एच है, यहाँ पे लेट सपोज करो आयोडीन, अच्छा आ चुका है, आयोडीन आ चुका है, हाइड्रोजन है, और लेट सपोज करो यहाँ पे ओ एच है। बस मैंने आपसे पूछा कि बताओ आर और एस कैसे देखोगे, इसका आर क्या होगा, इसका एस क्या होगा। तो आर एस तो तुम बाद में देखोगे ना, पहले तो तुम उसको उसके प्रोजेक्शन पे ले आओगे। मैंने कहा कि बताओ भाई, अगर मैं IUPAC करने चलता हूँ तो ये मेरा नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 आएगा, ये नंबर 3 आएगा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कि 2R 3S होगा या 3R 2S 3R होगा या फलाना फलाना, कुछ ही पूछ सकता हूँ, सही R और S की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 और 3, तो क्या करोगे। तो भाई ऐसे तो नहीं कर सकते हो कि सर यहीं शुरू हो जाओगे, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप इसको चेंज करके यहाँ से पहले y बनाओगे, ये y बनाया, ठीक है। ऊपर वाला y COH था ही था, यहाँ H था, यहाँ पे OH था, ये ऊपर पलट के Cl आ गया होगा, आयोडीन यहाँ चला गया होगा और ब्रोमीन यहाँ आ गया होगा, आया होगा। बस अब तो आपको सीधे खा जाना है पलट के, ठीक है। Cl को रखा इधर, COH का रखा यहाँ, Cl के एक तरफ Br है, एक तरफ I है, Br के इस तरफ H है और इसके एक तरफ OH है। अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा क्या। अब ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, और अभी हम पीछे पीछे RNS निकाल के आए हैं, तो आप निकाल लोगे कि नहीं। तो देखो कितना आसान था यहाँ से यहाँ पहुँचने का, ठीक है। अगर आपको इंटरकन्वर्टिबिलिटी आती है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या करवा रहा हूँ आप, ओके। चलो एक प्रोजेक्शन और देखो। नेक्स्ट प्रोजेक्शन होता है न्यूमैन टू फिशर। लेकिन न्यूमैन टू फिशर जाने के लिए आपको पहले तो न्यूमैन को समझा दूं, अगर आपने कभी समझा है कि नहीं। मैं एक सेकंड मुझे देना। भाई इसको बुलाते हैं न्यूमैन। ये आपका न्यूमैन है। आप चाहो तो पहले इसको पलट दो, ठीक है। ये है आपका न्यूमैन। देखो ये ऐसे होता है, वही चीज़ थी, बस अब ये थोड़ा इस फॉर्म में है, ठीक है। न्यूमैन की अगर मैं बात करूं तो पहले ये एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 तरह के कार्बन दिख रहे हैं, एक ब्लैक आपको दिख रहा है, एक आपको नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है। आपके सामने एक रेड है, इधर पर्पल है, इधर वाइट है। ये आपके रिस्पेक्ट बना रहा हूँ मैं। आपके सामने एक पर्पल है, रेड है, पहले तो रेड के इधर पर्पल है, इधर वाइट है। और मेरे पीछे, आपके पीछे मतलब जो मेरे सामने दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, वाइट के अपोजिट यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ ऑरेंज दिख रहा है। इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बुलाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन।
आप चाहो तो उसको पलट के यूं घुमा सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। देखो मैंने उल्टा किया हुआ है। अब कुछ नहीं है, इसको बनाना है। मैंने फ्रंट वाले को चेंज नहीं किया, फ्रंट वाला रेड की अपनी जगह है, पर्पल अपनी जगह है और वाइट भी अपनी जगह है। लेकिन ये पलट गए, 180 का रोटेशन लिया मैंने पूरा पूरा। मैंने ब्लू वाले को उठा के नीचे कर दिया, ग्रीन वाले को उठा के यहाँ कर दिया और ऑरेंज वाले को उठा के यहाँ कर दिया। पहले तो इसको न्यूमैन बुलाते हैं, और न्यूमैन में ये हमारी जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड, और इसको बुलाते हैं स्टैगर्ड। अभी इसके डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, स्टैगर्ड बुलाते हैं। इसके डेप्थ में पढ़ेंगे, कहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे? जब मैं कन्फर्मेशन आइसोमर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, फलाना ढिमकाना। अभी आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि न्यूमैन क्या होता है और हम न्यूमैन से फिशर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं न्यूमैन से फिशर की तरफ। न्यूमैन से फिशर की तरफ चलते हैं। न्यूमैन चलते हैं फिशर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पहले न्यूमैन कुछ ऐसा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब आप डायरेक्ट फिशर की मत जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है इसको खोल लो। जब उसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा और ये बन जाएगा सॉ हॉर्स। कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? देखो ये इसका स्ट्रेच फॉर्म है, इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करके खोलूँगा, ऐसे स्ट्रेच करके खोलूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा? मैं पहुँचूँगा फिशर की तरफ। और अभी हम पीछे पढ़ के आए फिशर से न्यूमैन देखा है हमने। ठीक है, अभी हमने फिशर से न्यूमैन देखा है, नो डाउट। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फिशर से, इसको मैं बाहर निकाल दूँ, आप न्यूमैन से कभी भी डायरेक्ट फिशर मत पहुंचना। आप न्यूमैन से सॉ हॉर्स होते फिशर पहुंचना। देखो स्ट्रेच फॉर्म था उसका। ठीक है, मैं वहीं पे वापस आ गया। ओके, इट मीन्स आपने क्या करना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, नीचे आपका डी है, इधर आपका ई है और इधर आपका एफ है। डायरेक्ट फिशर पे पहुंच नहीं सकता, मुझे वाई देखना पड़ेगा, वाई उल्टा है या सीधा है। तो अभी तो मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। इसको मैं सीधा करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो वैसे का वैसे था, इसको मैंने ऐसे किया। ठीक है, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था, इधर वाला आपका एफ, इधर वाला आपका है। अब मैं इसको बस कुछ नहीं करना, मुझे स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करना है तो आपने एक रखा डी, एक रखा ए। ठीक है, इधर रखा ई, इधर रखा बी, इधर रखा एफ, इधर रखा सी। आप देख सकते हो खटक से यहाँ पहुँचे। तरीका ये भी था, आप ए और डी एक तरफ लिख लो, लिख लिया। ई और बी आपस में अपोजिट में है, यहाँ पे ई और बी आपस में सेम में है। यहाँ पे एफ और सी अपोजिट में दिख रहे हैं और यहाँ पे एफ और सी एक साथ दिख रहे हैं। ट्रिक है, आपकी मर्जी है, यहाँ से यहाँ पहुँच भी सकते हो, अदरवाइज वाया सॉ हॉर्स भी हो सकते हो, पहुँच सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू। नहीं यार, मेरी स्लाइड खत्म हो रही है, एक सेकंड, मैं क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ। यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ OH है और यहाँ COH है। इसको मुझे जाना है कहाँ पे? इसको मुझे जाना है फिशर की तरफ। ठीक है, ट्राई करके भेजो, शायद यहाँ दिखेगा भी नहीं यार, थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। अगर आप समझ पाओगे तो मैं छोटू छोटू बना लेता हूँ, छोटी छोटू सा। ठीक है, एक तरफ F रखता हूँ, एक तरफ आयोडीन रखता हूँ। F के एक तरफ OH है, एक तरफ Br है, और F के अपोजिट Cl है, तो यहाँ Cl आ गया और यहाँ COH आ गया, जिसका फॉर्म हो गया। ये प्रैक्टिस है बेटा, और कुछ नहीं। मैं तो बस देखने का तरीका जानता हूँ। कोई चीज़ पहले ऐसे थी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया और उसको सीधा कर दिया। देखो ऐसे थी, ऐसे किया और सीधा कर दिया। क्वेश्चन में उसने ऐसे दिया था। ठीक है, ये देखो सब कुछ वही चीज़ है, साइंटिस्ट बस अपने नज़रिए से देखते हैं। ठीक है,
इसको वाई बनाने के लिए इसको ऐसे किया और फिर मैं खा गया इसको, मतलब सीधा कर गया ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, ओके। क्लियर कट है, कर लेंगे मेरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन अभी अपन लोग इसमें RNS पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट टर्न पे RNS पढ़ाऊंगा न्यूमैन में, और न्यूमैन से कैसे फिशर में देखते हैं या न्यूमैन से कैसे RNS देखते हैं, ठीक है। इसी से आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, मीजो कंपाउंड, इर्थ्रियो सब सीखेंगे यार, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना पेशेंसली तुमने मुझे सुना, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा यार, और हिट आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इस कोड को प्लीज़ मत भूलना, ये कोड धीरेन याद रखना, इसी से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट हमसे जुड़ें, हमारी PYQ सीरीज़ को ज्वाइन करें यार, मेरी PYQ सीरीज़ चलती है रात के 9 बजे, आपसे रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन करें और इन्जॉय करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नाइस डे गाइस।